बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एंटी टीबी ड्रग्स के बारे में, जो कि रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। दैट मीन्स ये पार्ट नंबर 2 हो गया हमारे पास। स्टार्ट लेंगे एंटी टीबी ड्रग्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होंगे कि हम सबसे पहले जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, यानी वो ड्रग्स जो टीबी को ट्रीट करती हैं, उनको पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज़्म समझेंगे, उनकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी मैनेजमेंट ऑफ टीबी, इसके बारे में जानेंगे। साथ में मल्टीपल ड्रग थेरेपी की रैशनेल क्या है और रिजीम क्या है। रैशनेल होता है कि कोई भी काम आप क्यों करते हैं, तो वो क्यों का जो आंसर होता है कि ऐसा काम आपने क्यों किया। तो रैशनेल बेसिकली इस चीज़ को आंसर करता है कि आप टीबी में मल्टीपल ड्रग्स क्यों देते हैं, उसका एक रैशनेल पढ़ेंगे। साथ में आपके हवाले से नर्सिंग इम्प्लीकेशंस जो हो सकती हैं उन पर रोशनी डालेंगे और कुछ ड्रग डोजेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास टीबी का इंट्रोडक्शन है कि टीबी बेसिकली है क्या। तो ट्यूबरकुलोसिस इसको कहते हैं। एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो माइकोबैक्टीरियम जो है वो बेसिकली ये डिजीज़ करता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि माइकोबैक्टीरियम की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि लेप्रोसी कॉज करता है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम कनासी या कैंसासी। इस तरह के मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं। क्लिनिकली जो इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और भी माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज़ है, जैसे माइकोबैक्टीरियम बोवीस, इसके नाम से भी एक स्पीशी आती है। ये ज़्यादातर काउज वगैरह में डिजीज़ कॉज करती है। इंसानों में ज़रूरी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो तो टीबी कॉज करता है और लेप्री जो है वो लेप्रोसी कॉज करता है। लेप्रोसी भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। बात करेंगे बेसिकली कि रॉबर्ट कॉश ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया 1885 में। फिर इस पे और डिस्कवरीज होती रही और 2016 की बात है कि दुनिया भर में 10.6 मिलियन पीपल जो हैं वो बीमार हो गए टीबी की वजह से, और साथ में 1.7 मिलियन लोग फौत हो गए। यानी कि देखा जाए 10.6 का मतलब 66 लाख लोग, और 17 लाख उसमें से मर गए। ओवर 10 मिलियन जो है पीपल इन द यूएस आर इन्फेक्टेड एंड दे हैव अ लाइफ लॉन्ग रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीबी। ओवर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका शिकार हैं। और ये 10.6 66 लाख नहीं होता, बेसिकली ये होता है 1 करोड़ 6 लाख। यहाँ पे थोड़ी सी हम गलती करके 1 करोड़ 6 लाख। अच्छा, इसके अलावा विदाउट ट्रीटमेंट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स जिनको लेटेंट टीबी होता है, लेटेंट मतलब एक बार टीबी हो गया और वो ट्रीट हो गया लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी में आपके पास एक बार फिर से वो लेट फेज़ में वापस एक्टिव हो सकता है और एक बार फिर से टीबी कॉज कर सकता है। तो जो लेटेंट टीबी होता है वो प्रोग्रेस करता है और फिर से वो एक्टिव डिजीज़ बन जाती है कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में। तो इसके बारे में जानेंगे और 5 to 10% लोगों को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आइसोनियाजिड एक ड्रग होती है टीबी को ट्रीट करने के लिए, ड्रग है आइसोनियाजिड। आप देखेंगे कि जो ये माइकोबैक्टीरियम की एंटीबायोटिक्स हैं ये बाकी एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आइसोनियाजिड जो है वो बहुत ही यूज़फुल ड्रग साबित हुई। 90% ऑफ द टीबी में क्योरेबल है। और बिफोर ड्रग्स जो थी ट्रीटमेंट कैसे होता था कि लोग ओपन एयर में जो है रहते थे, और या फिर उनके लिए सैनाटोरियम अलग से, जैसे कि आपने देखा है क्वारंटाइन आपने खुद ऑब्जर्व किया जो है ये कोरोना में आपने क्वारंटाइन देखा है। तो जिन लोगों को टीबी होती थी उनको एक अलग से स्पेशलाइज्ड जो है फैसिलिटी दी जाती थी और वो यहीं पे रहते थे। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नज़र डालें तो सबसे पहले पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड डिस्कवर हुआ, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन आई एक वक्त में, ये एंटीबायोटिक आई, फिर थायोएसिटाजोन ड्रग 1946 की बात है, और आइसोनियाजिड जो है वो फिर 1952 में आई। और आप इस बात ड्रग की खूबसूरती देखिए, इतनी पुरानी ड्रग है, 70 साल पुरानी ड्रग है आइसोनियाजिड, आज भी टीबी में इस्तेमाल होती है। हालांकि आप देखते हैं कि अक्सर एंटीबायोटिक्स बाद में इस्तेमाल नहीं होती, जैसे पेनिसिलिन को एक अरसा हो गया अब कोई इस्तेमाल भी नहीं करता क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं।
चंद ऐसी ड्रग्स होती हैं जो रेजिस्टेंट नहीं होती, जैसे आइसोनायाजिड है, या एम्फोटेरिसिन भी एक एंटी फंगल ड्रग है, वो भी कोई 1960 में आई थी, आज उसको 60 साल से ज़्यादा हो गए, स्टिल एम्फोटेरिसिन भी एक यूज़फुल ड्रग है। सिमिलरली आइसोनायाजिड भी जब आई आज तक इस्तेमाल होती है। सो जब ये ड्रग आई तो वो लोगों को जो अलग से स्पेशलाइज फैसिलिटी में रखा गया क्योंकि वो ट्रीट नहीं हो रहे थे। आफ्टर द आइसोनायाजिड उनका वो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और वो ड्रग की वजह से ट्रीट होने लगे। सो आइसोनायाजिड के बाद अगली ड्रग आई पायराजिनामाइड। ये भी बहुत ही यूज़फुल ड्रग है टीबी में, पायराजिनामाइड भी अब इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फिर साइक्लोसिरीन वगैरह आई। साइक्लोसिरीन आपको पता है वो एक अलग तरह की ड्रग है, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह की ड्रग। यहाँ तक आप एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। 1957 में फिर कानामाइसिन या अमिकासिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। फिर इथम्ब्यूटोल और रिफेम्पिन, ये दो ड्रग्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स टीबी के लिहाज से, ये दो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो कम्बिनेशन दिया जाता है रिफेम्पिन का या आइसोनायाजिड का, और इन दोनों का कम्बिनेशन टीबी को बहुत अच्छा ट्रीट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि आज टीबी में 4 मेजर ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। एक का नाम है आइसोनायाजिड जो कि टीबी में यूज़ होती है। एक आपने देखी रिफेम्पिन, ये भी बहुत यूज़फुल ड्रग है, टीबी में दी जाती है। साथ में अभी आपने देखी इथम्ब्यूटोल, सो ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। और पायराजिनामाइड जो आपने पिछले स्लाइड पे देखी। टीबी के लिहाज से ये 4 ड्रग्स आपको लाजमी आनी चाहिए। ये बाकी सारी तो एक हिस्ट्री है, कभी कौन सी ड्रग यूज़ हुई कभी कौन सी, लेकिन ये 4 ड्रग्स आज भी इस्तेमाल होती हैं। इनका स्पेसिफिक रिजीम होता है। पहले 2 महीने चारों की चारों ड्रग्स पेशेंट को दी जाती हैं, और अगले 4 महीने 2 ड्रग्स निकाल के आइसोनायाजिड और रिफेम्पिन दी जाती है। तो ये 6 महीने का कम अज़ कम कोर्स किया जाता है टीबी का। तो ये ड्रग्स, ये 4 ड्रग्स आपको लाजमी आनी चाहिए, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आइसोनायाजिड, रिफेम्पिन, इथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। यहाँ पे रिफेम्पिन को ऑलरेडी इट इज़ नोन एज रिफेम्पिसिन, तो एक ही ड्रग है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिन अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिन ये दोनों एक ही ड्रग का नाम है। फिर 1966 में एथियोनामाइड या कैप्रियोमाइसिन और भी एंटीबायोटिक्स आती रहीं, मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए यूज़ होती रहीं, लेकिन आपने ये 4 ड्रग्स लाजमी याद रखनी है क्योंकि टीबी में यही 4 ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। अब है एम्स ऑफ एंटी टीबी ट्रीटमेंट। आपने टीबी को जब ट्रीट करना है तो कैसे, सबसे पहले तो आपने क्योर करना है। क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब है कि 100% ट्रीटमेंट, यानी जितना भी बैक्टीरिया किसी पेशेंट में गया है वो सारा बैक्टीरिया मरना चाहिए, यानी कंप्लीट माइकोबैक्टीरियम ख़त्म हो जाए किसी की बॉडी से। क्योंकि अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो माइकोबैक्टीरियम एक अरसे के लिए छुप जाता है और फिर कई सालों बाद वो वापस एक्टिव हो जाता है, और बाद में जब वो टीबी कॉज करता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग टीबी होती है। लिहाजा शुरुआत में ही आपने जब ट्रीटमेंट देना है तो 100% क्योर होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू प्रिवेंट द डेथ फ्रॉम एक्टिव टीबी और इट्स लेट इफेक्ट्स, यानी कि आपने इंसान को डेथ से प्रिवेंट करना है। टीबी की वजह से मौत हो सकती है। फिर टीबी रिलैप्स, जैसे मैंने कहा कि एक अरसे के बाद वापस रिलैप्स हो जाता है और रिकरेंट डिजीज़ हो जाती है, और जो रिकरेंट डिजीज़ होती है तब बैक्टीरिया ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस को भी प्रिवेंट करना होता है। ये जो आप 4 की ड्रग्स एक साथ यूज़ कर रहे हो ना, इसका एक बहुत बड़ा रिजीम ये भी है कि ये ड्रग रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है। अगर अकेले ड्रग यूज़ करेंगे तो अकेली ड्रग के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, क्योंकि देखें बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, और लिविंग ऑर्गेनिज़म में अल्लाह ने ये एबिलिटी रखी है कि वो अपने आप को डिवेलप करता है। तो बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है और वो भी अपने आप में रेजिस्टेंस डिवेलप कर सकता है। लिहाजा ये जो आप मल्टीपल ड्रग रिजीम देते हैं ना, इसका एक फ़ायदा ये है कि बैक्टीरिया को मौका ही नहीं दिया जाता कि वो रेजिस्टेंस डिवेलप करे। साथ में टू डिक्रीज़ टीबी ट्रांसमिशन टू अदर्स, ये एक बड़ा मसला है कि अभी एक बंदे को टीबी हो गया, एक बंदे से दूसरे बंदे को टीबी ट्रांसमिट हो सकता है। तो आपकी जो एम है थेरेपी का वो ये कि टीबी एक से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट ना हो। देन ट्रीटमेंट थ्रू मोर देन 1 ड्रग, जैसे मैंने बात की कि एक से ज़्यादा ड्रग्स, 4 ड्रग्स यूज़ होती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइसोनायाजिड, रिफेम्पिन,
पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, ये 4 ड्रग्स होती हैं। सो हम इसे को कहते हैं कि मोर देन 1 ड्रग, तो 4 ड्रग्स हैं। टीबी मस्ट बी ट्रीटेड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, 6 महीनों तक का कोर्स है। पहले 2 महीने चारों ड्रग्स और फिर अगले 4 महीने सिर्फ 2 ड्रग्स। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक्स। फर्स्ट 8 वीक्स का मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते, तो 8 हफ्ते का मतलब 2 मंथ्स। तो पहले 2 महीने में जब आप ट्रीटमेंट लेंगे ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाउएवर कुछ परसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मारने के लिए फिर 4 महीने मज़ीद आपको ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है। नहीं देंगे तो वही लेटेंट फेज और रिकरेंट डिजीज़ और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। सो इफ़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, सर्वाइविंग बैक्टीरिया मे कॉज द पेशेंट टू बिकम इल एंड इन्फेक्शियस अगेन। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई कि अगर आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं रखा तो जो बैक्टीरिया कोई एक बच गया ना, वो कुछ अरसे के बाद एक बार फिर से एक्टिवेट होगा और फिर से इंसान को बीमार कर सकता है। There are several options for daily and intermittent therapy, but the goal of treatment for TB disease should be to provide safest and most effective therapy। आपने जो थेरेपी देनी है, सेफ और मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी पेशेंट को देख कर देनी है, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं एक तो ये लिवर टॉक्सिसिटी भी कॉज करती हैं। वो फिर हम इनके जब एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि हर टीबी के पेशेंट को आप दे रहे हो। आपने पेशेंट के पहले कुछ वाइटल्स चेक करने होते हैं, साथ में कुछ एडिक्वेट ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट ताकि जल्दी रिकवर हो जाए। और ये जो रिजीम है, रिजीम का मतलब कि जो ये चारों ड्रग्स आप दे रहे हैं एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू, उसको हम रिजीम कहते हैं। regime for treatment of TB disease must contain multiple drugs to which the bacteria are susceptible। susceptible का मतलब कि वो रिस्क पे होते हैं, मर सकते हैं। लिहाजा आप मल्टीपल ड्रग्स देते हैं कि बैक्टीरिया ससेप्टेबल रहे, रेजिस्टेंट ना बने और बैक्टीरिया को आप आसानी से किल कर सकें। Now the standard of care for initiating the treatment of TB disease is a 4 drug regime। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 4 drug regime, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात ज़रूरी है, आपको चारों ड्रग्स के नाम आने चाहिए। So treatment with single drug can lead to development of bacterial population resistant to the drug। Now that is a very important point। अगर आप सिंगल ड्रग यूज़ करेंगे तो टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। इस वजह से आप चारों ड्रग्स यूज़ करेंगे ताकि माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट ना बने। लाइकवाइज द एडिशन ऑफ सिंगल ड्रग टू फेलिंग एंटी टीबी रिजीम कैन लीड टू एडिशनल रेजिस्टेंस। और ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आप सिंगल ड्रग यूज़ करेंगे और वो बैक्टीरिया ऑलरेडी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट है, सिंगल ड्रग की वजह से उसकी रेजिस्टेंस मज़ीद बढ़ जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि एक ड्रग इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित होता है, तो एक ड्रग इस्तेमाल ही ना करें। जब यूज़ नहीं करनी तो करो ही मत, एक ड्रग ज़्यादा नुकसानदेह है। इस वजह से ज़्यादा बेहतर होता है आप मल्टीपल ड्रग रिजीम इस्तेमाल करें। खैर वो आपके डॉक्टर ऑलरेडी आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं एंड बीइंग अ नर्स आप जो है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। सो व्हेन 2 or more drugs to which in vitro susceptibility has been demonstrated, they are given together, each helps prevent the emergence of tubercle bacilli resistant to others। इस बात को समझें। एक तो बात यहाँ पे है इन विट्रो, देखें 2 लफ्ज़ होते हैं, एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब है लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर जब आप टीबी की जो है वो ड्रग्स की इफेक्ट चेक कर रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, वो होती है इन विट्रो। इन विवो का मतलब डायरेक्टली इनटू द एनिमल। अब इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर जब आप टेस्ट करते हैं तो वो इन विवो होता है, जबकि लैब के अंदर टेस्टिंग करें वो इन विट्रो होता है। अब ये क्या करें कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स टेस्ट करते हैं इन विट्रो लैब के अंदर, और उससे फिर आपको पता चलता है कि आपने कौन सी थेरेपी देनी होती है, ताकि आपको पता चले कि बैक्टीरिया कौन सी ड्रग के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट है, कौन सी ड्रग के ख़िलाफ़ ससेप्टेबल है। तो जिस ड्रग के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया ससेप्टेबल होगा वो ड्रग देंगे, और जिसके ख़िलाफ़ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है वो ड्रग नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप वो ड्रग दो जिसके ख़िलाफ़ बैक्टीरिया ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, पहली बात तो उस बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, दूसरी बात उसकी रेजिस्टेंस में जो असर है वो बढ़ सकता है, मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंट बन सकता है।
सो अब देखते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। फर्स्ट लाइन थेरेपी आप देख सकते हैं, मैं 4 ड्रग्स की बात कर रहा था, आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल एंड पायराजिनामाइड। सो नाउ आप देखिए वो रिफेम्पिसिन और रिफेम्पिन दोनों एक ही ड्रग्स हैं, फ़र्क नहीं है दोनों में। सो ये चारों फर्स्ट लाइन थेरेपी है। सेकेंड लाइन थेरेपी होती है कि अगर खुदा न खास्ता ये 4 ड्रग्स में से कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि मैंने जैसे बताया बैक्टीरिया कभी कभी रेजिस्टेंट भी होता है, तो इसके बाद फिर आप सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे आएंगे, जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरीन, कानामाइसिन, अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारे ड्रग्स आप अच्छी तरह जानते हो। जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है, वो एक माइक्रोलाइड है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन है, बाकी जो है आपके पास ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, तो यानी वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बाकी बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है, ये तब आप देते हैं जब फर्स्ट लाइन काम ना करे। इसके बाद आप देखें ये एक डायग्राम में आपके पास एक बैक्टीरिया है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का एक बैक्टीरिया। अब आप देखें इस डायग्राम में कि एक तो रिफेम्पिन यहाँ पे दी गई है, आप रिफेम्पिन देंगे, डायरेक्टली जाके डीएनए पॉलीमरेज उसको जाके हिट करता है। डीएनए पॉलीमरेज को हिट करेगा, आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए को डबल करता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज बंद हो जाएगा तो बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, लिहाजा बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो आपने देखी है। इसके बाद आप देखें आइसोनायाजिड। आइसोनायाजिड क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वहाँ पे होता है माइकोलिक एसिड। याद रखें माइकोलिक एसिड बाकी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ये यहाँ पे है। आइसोनायाजिड अगर यहाँ पे अटैक करता है सो ये स्पेसिफिकली टीबी का बैक्टीरिया है। अब ये अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा इथम्ब्यूटोल ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और देखें पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड का एग्जैक्ट टारगेट अननोन है, लेकिन स्टिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देता है और डिसरप्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए होगी वो सारी एनर्जी बैक्टीरिया से उसकी मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो जाएगी, बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सो ये बेसिकली आपके पास 4 ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और देखें चारों एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और एक बैक्टीरिया को रोकती हैं। सबसे पहले बात करें आइसोनायाजिड की। आइसोनायाजिड एक्ट्स ओनली ऑन द माइकोबैक्टीरिया। इस ड्रग को आप बाकी बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है। माइकोलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ माइकोबैक्टीरिया में है, बाकी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, इस वजह से आपकी ड्रग बाकी बैक्टीरिया पे असर करेगी ही नहीं। सो ये एमसीक्यू के हवाले से याद रखें, माइकोलिक एसिड स्पेसिफिक है फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और आइसोनायाजिड के हवाले से भी आ सकता है। इसके अलावा देखें तो पासिस फ्रीली टू द मेमेलियन सेल वॉल, सो बड़ी आसानी से पास कर जाती है सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए इफेक्टिव है। इंट्रासेलुलर यानी कि अगर फर्ज कीजिए हमारा सेल है और हमारे सेल के अंदर बैक्टीरिया घुस गया है तो बड़ी आसानी से आइसोनायाजिड सेल के अंदर जा सकता है। बैक्टीरियोस्टैटिक है टू द रेस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी है कि अगर बैक्टीरिया रेस्ट कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उस रेस्टिंग कंडीशन में उसकी ग्रोथ को रोक देगा अगर बैक्टीरिया स्टैटिक है। अगर बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है यानी मल्टीप्लाई कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन के दौरान आप उसकी माइकोलिक एसिड बंद कर दें तो बैक्टीरिया बीच में ही रह जाता है, और बीच में अगर वो रह जाएगा तो उसकी डेथ हो जाती है। सो बैक्टीरिसिडल है मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो अगर तो बैक्टीरिया रेस्टिंग कंडीशन में था तो उसकी ग्रोथ को वहीं पे रोक देगा और बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था और तब आपने ड्रग दी तो ग्रोथ के दौरान बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, तो यानी बैक्टीरिसिडल होता है वो। फार्माकोकाइनेटिक्स वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, यानी कि आप ओरली ले सकते हैं, इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। फैटी फूड एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स में रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, मतलब जो फैटी फूड्स होते हैं, यानी आप अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह खाने के साथ अगर आप इस ड्रग को ले गए, मसला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम हो जाती है, या एंटासिड्स के साथ ले रहे हो तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि आप खाने के साथ इस ड्रग को ना लें, खाने में और ड्रग में थोड़ा सा गैप रखें। CSF पेनिट्रेशन 20% है, यानी कि ये ब्रेन में भी जाती है ये ड्रग।
एंड नॉन इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस, यानी लाजमी नहीं है कि मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो तभी जाए। आपकी ड्रग ब्रेन में पेनिट्रेट करती है, CSF में जाती है, पेनिट्रेट वेल इनटू द केजियस मटेरियल, केजियस यानी कि जो चीज़ लाइक होते हैं, एंड एक्सक्रीशन इसकी होती है यूरिन से। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी हैं। वो कैसे कि एक तो ये लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करती है, आइसोनियाजिड हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है। तो आपने पहले पेशेंट को देखना होगा कि पेशेंट का जो वाइटल्स हैं, उसका जो लिवर फंक्शन है, आया वो नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद ही फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये ड्रग देनी चाहिए या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास हमारे जो है लिवर में कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसमें से एक रिएक्शन है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन को समझने के लिए देखिए, अगर आपने मेटाबॉलिज्म की वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे, मेटाबॉलिज्म में हमने बताया कि किस तरह से एक ड्रग लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती है। उसमें से एक तरीका होता है एसिटाइलेशन का, ठीक है। एसिटाइलेशन यानी ड्रग को मेटाबोलाइज करना। अब कुछ लोग होते हैं जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं, यानी फ़ौरन से ड्रग को मेटाबोलाइज कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स। स्लो एसिटाइलेटर्स ड्रग को बड़ी स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं। अब खुद सोचें, आपकी ड्रग हिपैटोटॉक्सिक है और अगर कोई बंदा स्लो एसिटाइलेटर है, यानी वो ज़्यादा जल्दी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो मतलब ड्रग एक लंबे अरसे तक उसकी बॉडी में रहेगी, और जब लंबे अरसे तक रहेगी तो वो ड्रग उसकी बॉडी में हिपैटोटॉक्सिसिटी फैला सकती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ख़ास करके जो लोग एल्डरली हैं, यानी जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, इसके साथ साथ वो जो स्लो एसिटाइलेटर्स हैं, दे आर मोर प्रोन टू द हिपैटोटॉक्सिसिटी। उनको हिपैटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को फिर आप थोड़ा एहतियात करते हैं इस ड्रग से। फिर पोलीन्यूरोपैथी, मैंने जैसे कहा आपकी ड्रग जाती है ब्रेन में, मतलब न्यूरॉन्स में भी जाती है। सो ये ड्रग न्यूरोपैथी कर सकती है, यानी कि न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकती है। लिहाजा आप पायरिडॉक्सिन साथ में देते हैं। व्हाट इज़ पायरिडॉक्सिन? इट इज़ विटामिन B6। जब आप ड्रग देते हैं आइसोनियाजिड, साथ में विटामिन B6 भी दे देते हैं, क्योंकि विटामिन B6 न्यूरो प्रोटेक्टिव है, आपकी न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट रखेगा फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड। सो इस वजह से पायरिडॉक्सिन हम साथ में देते हैं। सो एज अ नर्स आपको ये बातें याद रखनी है। रैशेज और एक्नी कॉज होती हैं, वो तो हर तरह की एंटीबायोटिक से ही कॉज हो सकती हैं। और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली G6PD डेफिशिएंसी, ये ज़रूरी चीज़ है। ख़ास करके आपने देखा होगा मलेरिया की जब ट्रीटमेंट दी जाती है तो G6PD टेस्ट करवाया जाता है कि क्लोरोक्वीन देनी चाहिए कि नहीं, वरना आपके रेड ब्लड सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। स्पेसिफिकली आइसोनियाजिड के दौरान भी G6PD चेक करना होता है। अगर तो G6PD डेफिशिएंसी है तो ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में ड्रग दी तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, रेड ब्लड सेल खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ तक बात थी आइसोनियाजिड की। द नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन। ये क्या करता है? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यानी कि आपको पता है आपके पास जो बैक्टीरिया का जो DNA है, DNA से बनता है RNA और RNA से बनती हैं प्रोटीन्स। तो ये एक सेंट्रल डॉगमा कहलाया जाता है। इस बात को याद रखिए, कभी भी अगर आपने पहले भी बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें लफ्ज़ आता है सेंट्रल डॉगमा, और ये बहुत ही ज़रूरी वर्ड है, क्योंकि ये अक्सर आपने जब स्टडीज़ आप करेंगे तो ये वर्ड आएगा। सेंट्रल डॉगमा का सिंपल मतलब क्या होता है? DNA का RNA में बदलना और RNA का प्रोटीन में बदलना। सो DNA टू RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जबकि RNA टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेंट्रल डॉगमा। अब ये जो प्रोसेस है, आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन एंजाइम के बगैर नहीं होता, और एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है RNA पॉलीमरेज। तो मतलब क्या है, अगर आप एंजाइम को ब्लॉक कर दोगे तो RNA की पॉलीमराइजेशन बंद हो जाएगी, RNA बढ़ नहीं पाएगा। लिहाजा आपकी ड्रग रिफेम्पिसिन RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है। जब आप RNA को ही बंद कर दोगे, RNA नहीं बन पाएगा, तो प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे और बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी और इवन बैक्टीरिया मर सकता है। सो इट विल प्रोड्यूस बैक्टीरिसिडल इफेक्ट।
अच्छा, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में यूज़ होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि रिफेम्पिसिन सिर्फ और सिर्फ टीबी में यूज़ नहीं हो सकती, रिफेम्पिसिन और बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। साथ में इट ऑल्सो किल्स इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, इट वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT। CSF पेनिट्रेशन जो है यानी ब्रेन में जा सकती है, 10 to 40% ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेन में जाती है, लिवर और किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है। एडवर्स इफेक्ट्स, वही सबसे पहले तो हिपैटोटॉक्सिसिटी पे नज़र दौड़ाएं। जैसे आइसोनियाजिड हिपैटोटॉक्सिक ड्रग थी, रिफेम्पिसिन भी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन यूरिन डिस्कलरेशन, यूरिन ऑरेंज कलर का या रेड कलर का हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट में ये रिपोर्ट किया गया कि कुछ लोगों को ये ड्रग दी जाती है, वो जब घर जाते हैं ड्रग लेने के बाद उनके यूरिन रेड कलर का आता है और वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि तो हमारा तो ब्लड निकल रहा है यूरिन के थ्रू। तो ऐसा नहीं होता, दरअसल उनको ये बताया नहीं जाता कि इस ड्रग की वजह से आपका यूरिन डिस्कलरेशन आ सकती है, यानी यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि पेशेंट ले मैन होता है अक्सर उसको नहीं पता होता, वो उसको लगता है कि मेरा तो यूरिन में ब्लड आ रहा है। लिहाजा आपने अपने पेशेंट को ये बात लाजमी बतानी है कि रिफेम्पिसिन की वजह से ऑरेंज टू रेड कलर यूरिन आता है, टीयर्स या स्वेट की भी डिस्कलरेशन हो जाती है। सो एक तो हिपैटोटॉक्सिसिटी का खास ख्याल रखें और पेशेंट को इस चीज़ के बारे में लाजमी बताएं, वरना वो पेशेंट और भी परेशान हो जाता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स के लेवल को डिक्रीज़ कर देना या रैशेज़ वगैरह वैसी ड्रग्स के साथ हो जाते हैं। और क्योंकि हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है तो लिवर इंजाइम्स को एलिवेट कर सकता है, यानी लिवर के जो ALT AST वगैरह हैं उस पर फ़र्क पड़ सकता है, वो इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड ईथम्ब्यूटोल। ईथम्ब्यूटोल क्या है? अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर है, ये भी एक इंजाइम है अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है? सेल वॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो वही बात कि अगर आप अरेबिनोसाइल को बंद कर देंगे तो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएगा। सो इट इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक टू एम ट्यूबरकुलोसिस एंड रेजिस्टेंस डेवलप रैपिडली इफ यूज्ड अलोन। ज़रूरी बात है ये कि अगर आपने ये अकेले इस्तेमाल कर ली तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लिहाजा अकेले इस्तेमाल नहीं करते। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT, यानी ओरली ले सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी 80% है जो कि अच्छी है, ब्लड में काफ़ी ड्रग चली जाती है। CSF पेनिट्रेशन पुअर है, ये भी अच्छी बात है ताकि ब्रेन में ड्रग ना जाए, ब्रेन में रिक्वायर्ड भी नहीं है, और किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स अब देखें, ऑप्टिक रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ऑप्टिक का मतलब आइज़, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस यानी कि जो आपके पास आइज़ में कुछ जो आपके पास ब्रेन में जो आइज़ के यानी कि जो लाइट बल्ब्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी न्यूराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर देना। जो इसका सिंपल आप ये मतलब ले सकते हैं कि ऑप्टिक रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस क्या है कि आपके ब्रेन में जैसे ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब इज एसोसिएटेड विद योर आइज फॉर योर विजन। तो आपकी ड्रग जो है यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, न्यूराइटिस कॉज कर सकती है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो लाइट बल्ब्स होती हैं उनमें अगर ये ड्रग जाती है तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, आप रेड के बीच में और ग्रीन के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते। रिड्यूस्ड विजुअल एक्विटी, क्या मतलब? एग्जैक्टली आपको कलर का पता नहीं चलता या आप दो कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, नहीं एक्विटी नहीं होती, एक्यूरेटली आप नहीं बता सकते कि कौन सा कलर क्या है। डोज रिलेटेड है ये, यानी डोज बढ़ेगी तो ये इफेक्ट आएगा, डोज कम रहेगी तो ये इफेक्ट नहीं आएगा। रिवर्सिबल है, एक जब तक आप ड्रग दे रहे हैं तब तक ये इफेक्ट आता है, आप ड्रग बंद कर दीजिए थोड़े से अरसे में ये इफेक्ट रिवर्सिबल हो जाएगा। एंड मे बी यूनिलेटरल, लाजमी नहीं है कि दोनों आंखों में आए, एक आइज में ये फ़र्क आ सकता है, यानी कि यूनिलेटरल है, एक साइड पे, दोनों साइडों पे नहीं आता। एंड देन वी हैव पायराजिनामाइड जो कि हमारी फोर्थ ड्रग है, माइकोबैक्टीरियल फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, जो फैटी एसिड्स बनते हैं माइकोबैक्टीरिया के, उसके साथ इंटरफेयर करता है और एसिडिक pH के ऊपर इनएक्टिवेट कर देता है माइकोबैक्टीरिया को एसिडिक pH पे। सो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन
मैक्रोफेजेस वेयर द पीएच इज लो। क्या मतलब, अगर बैक्टीरिया आपके मैक्रोफेज के अंदर चला गया, मैक्रोफेज आपका एक इम्यून सेल है, और स्पेसिफिकली इम्यून सेल की जो पीएच है वो कम है, लो है, तो अगर आप पीएच स्केल, अगर आपको याद हो कि ये पीएच स्केल है, बीच में 7 है, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो बेस है, 7 से कम जाएंगे तो एसिड है। लो पीएच का मतलब 7 से कम पीएच, तो आपके मैक्रोफेज में पीएच लो होती है, 7 से कम होती है, लिहाजा ये ड्रग स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरिया को किल करती है एट द लो पीएच। सो पायराजिनामाइड मैक्रोफेज में से बैक्टीरिया को वॉश आउट कर लेती हैं। ये भी जीआईटी से वेल एब्जॉर्ब्ड है, यानी इंजेक्शंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सीएसएफ पेनिट्रेट करती है, ब्रेन में जा सकती है, हेपेटिक लिवर से मेटाबोलाइज होती है और किडनी से एक्सक्रीट होती है। सिमिलर इफेक्ट हिपेटोटॉक्सिसिटी, आइसोनियाजिड और जो दूसरी ड्रग है आपके पास रिफेम्पिसिन और पायराजिनामाइड, तीनों ड्रग्स हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, एक्सेप्ट आपने जो देखी अभी आपने इथेम्ब्यूटोल, लेकिन इथेम्ब्यूटोल रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस करवाता है तो उसके अलग ही एडवर्स इफेक्ट हैं, बाकी तीनों के हिपेटोटॉक्सिसिटी हैं। नेक्स्ट इज हाइपर यूरिसीमिया, गाउट कॉज कर सकते हैं। यूरिसीमिया, यूरिक एसिड को ब्लड में इंक्रीज कर देता है। देखिए ईमिया का लफ्ज मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, हाइपर का मतलब ज्यादा, यूरिक यानी यूरिक एसिड, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से गाउट हो जाता है। गाउट आपने देखा होगा, ये जो जॉइंट्स होते हैं हाथ के, रिस्ट जॉइंट या स्पेसिफिकली जो आपका अंगूठा होता है पैर का, वहाँ पे गाउट बन जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और शदीद पेन होती है। आर्थरालजिया जैसे जॉइंट्स वगैरह में पेन है। एंड देन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वंस अगेन आई वुड रिपीट इट क्योंकि इट इज़ वर्थ रिपीटिंग। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, ये 4 ड्रग्स फर्स्ट लाइन थेरेपी हैं। उसके बाद फिर आप आते हैं सेकेंड लाइन थेरेपी, जिसमें सबसे पहली ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, विच इज़ एन अमीनोग्लाइकोसाइड, inhibits the protein synthesis, bactericidal means it kill bacteria, poorly absorbed from GIT, लिहाजा ये अमाइनोग्लाइकोसाइड इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं, ये GIT से अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होती, ब्रेन के अंदर भी नहीं जाती, पुअर पेनिट्रेशन है और किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। इन ड्रग्स में ख़ास बात ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिक हैं, यानी किडनी की टॉक्सिसिटी पैदा करती हैं। सबसे पहले देखें एडवर्स इफेक्ट्स हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अमीनोग्लाइकोसाइड्स का याद रखिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। अमीनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है सारी की सारी। तो जब आप अमीनोग्लाइकोसाइड किसी को देते हो या प्रेस्क्राइब होती हैं तो उसके वाइटल्स चेक करें किडनी के, ये लाजमी बात है, एज अ नर्स आपको ये बात याद होनी चाहिए। वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी, कान की टॉक्सिसिटी जो आपके पास ओटोटॉक्सिसिटी है। वेस्टिब्यूलर ईयर के अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और वेस्टिब्यूल आपको एक प्रॉपर आपका जो इस वक्त आपकी जो रिस्पांस है, आपका एनवायरनमेंट है, उसके बारे में जो आपको बताता है, यानी आपको एक वेस्टिब्यूल इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि मैं इधर बैठा हूँ, मेरे हाथ कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, ये सारा जो मेरे पास एक इस वक्त नॉलेज है अपने बारे में। जैसे आपको आपके बारे में होगा, आप बैठे हैं, खड़े हैं, आप जब वॉक कर रहे हैं आपका एक पैर आगे जाता है, एक पैर पीछे जाता है, ये सारी जो आपके पास एक कोऑर्डिनेशन है ये वेस्टिब्यूल करता है। अब अगर वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी हो गई है तो मतलब आप थोड़ा बहुत अपना कोऑर्डिनेशन लूज कर जाते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि एग्जैक्टली आपका एक हाथ दूसरा हाथ कहाँ जा रहा है। जैसे कि ये 2 उंगलियां हैं, इसको आंखें बंद करके आप ऐसे बंद करें तो आपको पता होता है कि वो इस तरह से अटैच होती हैं। जिस बंदे का वेस्टिब्यूल टॉक्सिसिटी हो या प्रॉपर इन फंक्शन करे तो वो क्या कहते हैं, आंखें बंद करके तो ये उंगलियां ऐसे जाएंगी उसकी, यानी वो प्रॉपर इस तरह से नहीं मैच कर पाएगा। यूजेस वेरी इल पेशेंट, यानी उन लोगों में स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाए जो बहुत ही इल हैं, जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है या जिनको कोई और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज कैप्रियोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, ओरली नहीं ले सकते। इसका नुकसान क्या है, इफेक्ट करता है 8th क्रेनियल नर्व को। 8th क्रेनियल नर्व आपकी जुड़ी है डेफनेस और एटेक्सिया से। डेफनेस यानी एक तो बहरा हो जाता है बंदा, एटेक्सिया जैसे कि अब ये हाथ वगैरह में मूव कर रहा हूँ, एटेक्सिया होता है कि आपकी हाथों की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। साइक्लोसिरीन, ये क्या है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है,
ये भी ब्रेन में जा सकती है। CNS साइड इफ़ेक्ट कॉज करती है क्योंकि ये ब्रेन में जाती है, और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होती है, यानी सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। ये सारी सेकंड लाइन ट्रीटमेंट्स हैं। सो फर्स्ट लाइन मैंने क्या कहा था कि 6 महीने का कोर्स है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का कोर्स है। पहले 2 महीने चारों ड्रग्स, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, ये चारों ड्रग्स पहली 2 महीने, और फिर आफ्टर 2 मंथ्स आप सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन देते हैं। अब ये देखें, रिफेम्पिसिन के एक साथ एक ड्रग जुड़ी है पायरिडॉक्सिन। आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो, आपके लिए एक टेस्ट है कि साथ में पायरिडॉक्सिन क्यों यूज़ करते हैं, तो याद रहे ये बात ज़रूरी है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, पायरिडॉक्सिन इज़ विटामिन B6। तो विटामिन B6 क्यों यूज़ करते थे साथ में, ये आपको पता होना चाहिए। अभी पीछे ही हमने इस बारे में बात की है। सो पहले तो खुद सोचें कि ये बेसिकली क्यों है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर पैथोलॉजी कॉज कर जाती है आइसोनियाजिड। सो जो पायरिडॉक्सिन है न्यूरोप्रोटेक्टिव है, यानी न्यूरोपैथी को कॉज नहीं होने देता। एंटी टीबी थेरेपी, मल्टी ड्रग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं एक बार कि मल्टीपल ड्रग्स यूज़ करते हैं कि रेजिस्टेंस ना आए, और कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। चारों ड्रग्स को एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। 30 मिनट्स बिफोर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के 30 मिनट पहले यूज़ करते हैं, और क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस होती है बाय फूड, खाने की वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ सकता है। इस वजह से खाने में और ड्रग लेने में थोड़ा गैप रखते हैं। और एक फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन होता है, FDC यानी फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन। इसकी डोज को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक डोज के अकॉर्डिंग चलना होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट कंबाइंड इन अ सिंगल डोजेज। एक और चीज़ कि अब आपको पता है टीबी में चारों ड्रग्स जाती हैं, तो इस तरह की टैबलेट्स भी आती हैं जिसमें एक ही टैबलेट में 2 ड्रग्स आती हैं, यानी कि आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन दोनों को एक ही ड्रग में, एक ही टैबलेट में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो वहाँ पे एक फिक्स डोज होती है, एक स्पेसिफिक डोज होगी आइसोनियाजिड की और स्पेसिफिक डोज होगी रिफेम्पिन की। एक ही टैबलेट होती है, दोनों ड्रग्स डिलीवर करती है। इम्प्रूव मेडिकेशन कंप्लाइंस, तो इसका फ़ायदा क्या है, एक तो पेशेंट को बार बार मल्टीपल ड्रग नहीं लेनी पड़ती, तो मतलब पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा टू टारगेट अ सिंगल डिजीज़ लाइक एड्स, टीबी, मलेरिया। मलेरिया में आपने देखा होगा, आप एक ड्रग है आर्टम डीएस के नाम से, जिसमें आर्टिमिथर और लुमिफेंट्रिन दोनों आ रही होती हैं। तो यानी कि कम्बिनेशन थेरेपीज फ़ायदा देती हैं इस तरह की डिजीज़ में। इसके अलावा फॉर पल्मोनरी टीबी 6 मंथ्स ट्रीटमेंट है। ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं कि 6 महीने का ट्रीटमेंट है, और ये तो पल्मोनरी है। अगर सिर्फ टीबी है लंग्स तक, याद रखें माइकोबैक्टीरियम लंग्स से आगे भी जा सकता है, किडनी में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट 6 महीने से ज़्यादा होता है, साल या 2 साल तक का ट्रीटमेंट है। ड्रग रेजिस्टेंस में बात करें तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंट टू एटलीस्ट आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन। अगर कोई माइकोबैक्टीरिया आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दोनों को रेजिस्टेंट है तो हम कहते हैं ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, और ये बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है 1.4 अमंग न्यूली डायग्नोस्ड केसेस। तो यानी कि तकरीबन अगर 100 में से 1 से 2 बंदे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक तो बंदा मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट है, यानी उसको ये दोनों ड्रग्स तो काम नहीं कर रही, साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स भी काम नहीं कर रही। तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, यानी काफ़ी ड्रग्स से वो रेजिस्टेंट है। एटलीस्ट 1 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स, यानी कि अमीकासिन, कैप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन, इनमें से कम एक की रेजिस्टेंस उसको हो, ऐसे बंदा एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट होता है। इस बात को फिर से समझिए, एक होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट जो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन को रेजिस्टेंट है। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, ये पहली 2 ड्रग्स तो रेजिस्टेंट हैं, साथ में एक फ्लोरोक्विनोलोन भी रेजिस्टेंट हो और जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं उनमें से भी एक रेजिस्टेंट हो। इस तरह का बैक्टीरिया एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट होता है, और फिर ये जब डिजीज़ कॉज करेगा तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल रहेगा।
प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस, दोज एक्सपोज्ड टू द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस वही है कि ऑलरेडी बंदे को जो इन्फेक्शन हुआ है वो किसी रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हुआ है। सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस आई है आफ्टर द ड्रग सेंसिटिविटी। पहले बंदा सेंसिटिव था, यानी पहले बंदे इफेक्ट दे रहा था, बैक्टीरिया किल हो रहे थे, लेकिन बाद में उस बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप की है और नॉन कंप्लायंस की वजह से, यानी कि वो जो आप ड्रग्स दे रहे थे वो उस बैक्टीरिया के लिए कंप्लायंट नहीं थी और फिर जो उसने रेजिस्टेंस डेवलप की वो होगी सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस। ट्रीटमेंट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि अगर जाहिर सी बात है सेंसिटिव बंदा है तो 6 महीने का ट्रीटमेंट काफ़ी है। अब रेजिस्टेंस वाले को 6 महीने का ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होता, तो 2 सालों तक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता रहता है, पहली बात। दूसरी बात, HIV पॉजिटिव पेशेंट अगर है, आफ्टर 12 मंथ्स नेगेटिव कल्चर, यानी एक बंदा था जिसको HIV था, HIV के साथ साथ उसको TB भी हो गया है, ठीक है, तो इवन HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो थे ना उनके नेगेटिव रिजल्ट्स आ भी जाएं तो उस बंदे को भी आप 12 महीनों तक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी टू इम्प्रूव द कंप्लायंस, यानी ऐसे पेशेंट्स को बेहतर होता है हॉस्पिटलाइज किया जाए, डायरेक्टली आप उसकी थेरेपी को ऑब्जर्व करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अक्सर हॉस्पिटल स्टे जो है अनकोऑपरेटिव होता है लोगों के लिए, क्योंकि इतना लंबा अरसा आप अस्पताल में नहीं रह सकते, तो जिन लोगों के लिए अनकोऑपरेटिव होता है वो ज़्यादातर अस्पताल में नहीं रह सकते, तो उनके लिए और मुश्किल है कि आप उनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस तो ऑब्टेन थ्रू मेडिकल हिस्ट्री एंड असेसमेंट। आप पेशेंट को, जाहिर सी बात है पेशेंट को देख रहे होते साथ साथ, तो आप क्या करें, एक तो उसकी हिस्ट्री लें, बाकी मैंने बताया लिवर फंक्शंस लाजमी चेक कीजिए क्योंकि आपकी आधे से ज़्यादा ड्रग्स हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। थायराइड फंक्शन देखें, उसका प्रॉपर एक मेटाबॉलिक चार्ट आपको पता हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें, प्रेगनेंसी, ड्रग इंटरेक्शंस, खासकर रिफेम्पिसिन के बड़े सीवियर ड्रग इंटरेक्शंस हैं तो लाजमी चेक कीजिए। लिवर और किडनी के फंक्शंस लाजमी देखें। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जितनी ड्रग्स हैं सारी की सारी नेफ्रोटॉक्सिक हैं, तो रीनल फंक्शन लाजमी देखें और लिवर फंक्शन लाजमी इसलिए देखें, फर्स्ट लाइन की थेरेपी हिपैटोटॉक्सिक है। पेशेंट कंप्लायंस देखें क्योंकि एक लंबा अरसे तक पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो देखें पेशेंट कंप्लायंट है, पेशेंट पुरसकून है कि नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट को प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ भी करके पेशेंट को थोड़ा पुरसकून करें। और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी 24 महीनों तक, यानी 2 साल तक ये जा सकती है। अल्कोहल वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, और क्योंकि पाकिस्तानी पॉपुलेशन है तो सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करवा दें। पर्सनल हेल्थ, न्यूट्रिशन, ब्लड शुगर ETC, और सिगरेट स्मोकिंग के साथ चाय वगैरह कॉफ़ी का भी ध्यान रखें। एंड मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट्स, साथ साथ मॉनिटर्स भी साइड इफ़ेक्ट्स देखते रहें। डोजेज की बात करते हैं आखिर में। आइसोनाइजेट की 5 mg पर kg के हिसाब से डोज है, क्योंकि आप देखें ये हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, तो पर्सन के वेट के हिसाब से 70 kg पर्सन है, तो पर kg 5 mg दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, 5 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 5 35, 350 mg तक की ड्रग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि आपने बॉडी वेट के हिसाब से देखना है, वरना लिवर टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिफेम्पिसिन देख लें 10 mg पर kg, यानी वो भी पर बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। रिफाब्यूटिन 5 mg पर kg, पायराजिनामाइड 15 to 25 mg पर kg, ethambutol 10 to 20 mg per kg। एंड देन सम रेफरेंसेस आर देयर, ताकि आप ये मुख्तलिफ रेफरेंसेस पढ़ सकते हैं और यहाँ से जो है आप नॉलेज हासिल करें। मैं जो रिकमेंडेड रेफरेंस है वो लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी है, जो बहुत ही अच्छी किताब है और शॉर्ट भी है, इजी भी है, तो आप उसको पढ़ेंगे आपको एक बहुत अच्छा क्लियर होगा कंसेप्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटी TB ड्रग्स।